नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने तैयारी परीक्षा की के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आधुनिक भारत का ये हमारा दूसरा सेशन होने वाला है। इससे पहले हमने यूरोपीय आगमन के बारे में पढ़ा था और आज के सेशन में हम लोग स्थानीय स्वशासन और भारत में कुछ इंपॉर्टेंट बिल आए थे, इंपॉर्टेंट कार्य हुए थे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप में से जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया सब्सक्राइब कर लो और इस सेशन को क्या कर दो, लाइक एंड शेयर कर दो। याद रखिएगा, ये जो क्लास आपकी होने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है 72वें बीपीएससी के लिए। ठीक है, 72वां जो बीपीएससी का एग्जाम है आपका, उसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम बात करते हैं बीपीएससी एग्जाम की तो उसमें हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो स्थानीय स्वशासन की बात करते हैं। स्थानीय स्वशासन में जनक कौन थे? तो रिपिन को माना जाता है। रिपिन देश में नगर पालिकाओं को विकसित करना चाहते थे। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा आपसे कमेंट में रहेगा, आपको कमेंट में इसका जवाब देना है कि आखिर पहली नगर पालिका, ठीक है, पहली म्युनिसिपैलिटी कहां पर स्थापित की गई थी? ये मैंने अपने लास्ट सेशन में बताया था, तो जिन्होंने भी अभी तक इस सेशन से पहले वाला सेशन नहीं देखा है तो वो सेशन को जरूर देख लें। आगे चलते हैं। रिपिन के कार्यकाल में स्थानीय स्वशासन पर सरकारी प्रस्ताव 1882 में आया था। इस प्रस्ताव के तहत ग्रामीण प्रदेशों में स्थानीय बोर्डों की स्थापना की गई थी। प्रत्येक जिले में जिला उपविभाग, तालुका और तहसील बोर्ड बनाने की आज्ञा भी यहाँ पर दी गई थी। नगरों में नगर पालिका स्थापित की गई थी। इसके बाद आते हैं बात करते एल्बर्ट बिल की। तो एल्बर्ट बिल क्या था? सीपी एल्बर्ट वायसराय थे, उनकी परिषद में विधि सदस्य थे। तो उसका ये बिल था 2 फरवरी 1883 में विधान परिषद में बिल प्रस्तुत होता है, जिसे एल्बर्ट बिल के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य था जाति भेद पर आधारित सभी न्यायिक अयोग्यताएं तुरंत समाप्त करना और भारतीय और यूरोपीय न्यायाधीशों की शक्ति को समान कर देना। यानी कि अब यूरोपीय जो लोग थे उनका जो फैसला था वो भी अब भारतीय जज कर सकते थे। ये बात इसमें कही गई थी, जिसका कड़ा विरोध हुआ था और उसके बाद इसको वापस भी ले लिया गया था। फिर आते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पर। भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधी प्रयास 1784 में कलकत्ता में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना में किया गया था। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना आपको कमेंट में बताना है, क्योंकि सामने दे रखा है। 1861 में कैनिंग द्वारा अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातात्विक सर्वेक्षण नियुक्त किया गया। इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं संबंधित, तो कर्जन, लॉर्ड कर्जन का जो समय था वो 1899 से 1905 के बीच था। इसी दौरान बंगाल विभाजन भी हुआ था। 1901 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के एकीकृत और केंद्रीकृत रूप देने के लिए जॉन मार्शल को इसका नया महानिदेशक नियुक्त किया गया था। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में पारित हुआ, जिसके तहत ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा मरम्मत को ध्यान में रखते हुए 5000 पाउंड की धनराशि का आवंटन किया गया। फैक्ट बीपीएससी में बहुत पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट काम हुए थे जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ये थोड़ी छोटी सी लिस्ट है जो कि आपको अच्छे से याद कर लेनी है। तो पहले तो याद रखिएगा सहायक संधि के बारे में। सहायक संधि के जनक वेलेजली को कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन के जनक रिपिन को कहा जाता है। राज्य अपहरण नीति डलहौजी को कहा जाता है। स्थायी बंदोबस्त कार्नवालिस को कहा जाता है। बंग विभाजन कर्जन के समय हुआ था। बंगाल में दोहरा शासन क्लाइव ने लगाया था। अंग्रेजी शिक्षा विलियम बेंटिंग ने के टाइम पे आई, काले द्वारा प्रस्तावित किया गया था। सती प्रथा का निषेध किया था बेंटिंग ने। व्यक्तिगत सिद्धांत डलहौजी का था। भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध हटाना चार्ल्स मेटकॉफ। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है मेटकॉफ को, ये भी याद रखना है। गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन के प्रशासन की तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब से की थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आपको याद रखना है। आगे चलते हैं कर्जन के बारे में। तो 1901 में इंपीरियल कैडर कोर्स की स्थापना इनसे की गई। बंगाल विभाजन इसके समय हुआ। फूट डालो राज करो की नीति इसने अपनाई। मुस्लिम समर्थक हिंदू विरोधी नीति का इसने ध्यान दिया या इसको एग्जीक्यूट किया। अगर मार्ले मिंटो सुधार, नवंबर 1905 में मिंटो भारत का वायसराय नियुक्त हुआ। जॉन मार्ले भारत का राज्य सचिव नियुक्त हुआ। इनके द्वारा किए गए सुधारों में को मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। 1909 मार्ले मिंटो को भारत सरकार अधिनियम 1909 भी कहा जाता है। इसके लिए क्या किया गया था? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति को लागू किया गया था। तो मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार या पृथक निर्वाचन क्षेत्र को या स्थापना यहाँ पर की जाती है।
आगे चलते हैं, राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित होती है कब? होर्डिंग के समय होती है। होर्डिंग द्वितीय के समय, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली को स्थानांतरित कर दिया जाता है। वायसराय होर्डिंग द्वितीय ने साल 1911 में पंचम जॉर्ज पंचम महारानी मैरी को भारत बुलाया, जिसे दिल्ली दरबार तृतीय के नाम से जाना जाता है। आपने अगर दिल्ली रहते हैं तो दिल्ली में एक कोरोनेशन पार्क है, वहीं पर दिल्ली दरबार सजा था। अभी भी अगर आप जाएंगे तो वहां पे बहुत सारे अंग्रेजों के स्टैचूज खड़े हुए हैं, जिनसे आपको देख को समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसी दरबार में बंगाल विभाजन रद्द किया और राजधानी के स्थानांतरित की घोषणा भी यहाँ पर कर दी गई थी। आगे चलते हैं, करते हैं ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था। तो ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत महत्वपूर्ण और गहरा प्रभाव पड़ा था। इसी दौरान स्तंभदारी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त को यहाँ पर लागू किया गया था। तो उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जो हैं वो हमको जान लेने चाहिए। पहला है स्तंभदारी बंदोबस्त, जिसे स्थायी बंदोबस्त भी कहा जाता है। ये व्यवस्था बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में लागू की गई। उत्तर प्रदेश के बनारस तक ये क्या थी? लागू थी। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का 19% हिस्सा शामिल था। यानी कि मान लो पूरा भारत 100% है, इसमें से 50% ब्रिटिश के हाथ है और ब्रिटिश के हाथ से 19% का जो था, यानी कि इस 50 में जो 19% था वो क्या था? स्तंभदारी स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के एक नए वर्ग भूस्वामी घोषित कर दिया गया, जिसे भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना था और 1/11 भाग अपने पास रखना था। इस व्यवस्था ने 1793 में कॉर्नवालिस ने प्रारंभ किया था। इस प्रणाली में जमींदारों को भूमि पर वास्तविक अधिकार स्वीकृत कर लिया गया था। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि आखिर वो कौन सी अर्थव्यवस्था थी जहां पर जमींदारों को वास्तविक अधिकार दिया गया था भूमि पर। तो वो कौन सी थी? वो थी आपकी स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं किसकी? रैयतवाड़ी बंदोबस्त की या रैयतवाड़ी व्यवस्था की। ये प्रणाली अंग्रेजों द्वारा भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई थी। 1792 में सर्वप्रथम अलेक्जेंडर रीड ने मद्रास प्रेसिडेंसी में तमिलनाडु के 12 महल क्षेत्र में इसको लागू किया था। टॉमस मुनरो ने 1809 में कुछ क्षेत्रों में इसे लागू किया। संपूर्ण भारत के 51% क्षेत्र, जिसमें मद्रास, बंबई के कुछ क्षेत्र, पूर्वी बंगाल, असम, कुर्ग क्षेत्र में यह व्यवस्था लागू की गई थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत रैयतों को भूमि का मालिकाना हक दिया गया। इस प्रथा के अंतर्गत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व भुगतान करने का जिम्मेदार माना जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि किसान खुद ही क्या करेगा? भूमि को जो राजस्व है वो अंग्रेजों को देगा। जबकि हम स्थायी बंदोबस्त की बात करते हैं, वहां पर जमींदारों को उसका मालिकाना हक दिया गया था। थॉमस मुनरो के अनुसार रैयतवाड़ी एक ऐसी व्यवस्था है जो भारत से हमेशा प्रचलित रही है, ये बात याद रखिएगा। आगे है महलवाड़ी बंदोबस्त। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1882 में हुई थी। हॉल्ट मैकेंजी ने बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों, वर्तमान उत्तर प्रदेश का भाग में ये चालू की गई। इसमें जमींदारों और रैयतवाड़ी दोनों के तत्व शामिल थे। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना 1839 में हुई थी। द असम कंपनी सबसे पुरानी व्यवसायिक चाय कंपनी है जो अभी भी काम कर रही है। ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा सा और इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप थोड़ा सा अगर चाहें तो एक समरी के रूप में समझने की कोशिश करिएगा। ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। तो स्थायी बंदोबस्त कहाँ था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के बनारस तक। इसके अंतर्गत 19% हिस्सा था। रैयतवाड़ी मद्रास, बंबई का कुछ भाग, बंगाल, असम, कुर्ग, और इसके अंदर कितना था? 51 था। महलवाड़ी संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, पंजाब, इसके अंतर्गत 30% था। ठीक है, आगे बात करते हैं आर्थिक के सिद्धांत के, निकास के सिद्धांत की। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने यह सिद्धांत दिया था, जिसका मतलब था भारत की राष्ट्रीय संपदा का कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिससे भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले अपने लेखों के माध्यम से इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इंडिया के माध्यम से इस सिद्धांत का क्या किया था? प्रतिपादन किया था। इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ये बुक कब लॉन्च की गई थी? 1901 में लॉन्च हुई। आगे है कारण की, जब हम बात करते हैं 1857 की, तो अब यहां से हमारा शुरू हो जाएगा इंडियन नेशनल मूवमेंट।
ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट की शुरुआत हो जाएगी। 1857 की क्रांति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है भारत की आजादी में। 1857 की क्रांति बताती है कि हम अंग्रेजों को किस प्रकार से तोड़ना चाहते थे, किस प्रकार से उनको अलग करना चाहते थे, भारत को आजाद कराना चाहते थे। इसके बहुत पुराने कारण थे, लेकिन जब हम तात्कालिक कारणों की बात करते हैं तो नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग करना यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण तात्कालिक कारण बताया जाता था, जिसमें चर्बी लगे हुए जो गाय और सुअर की चर्बी वाला ये हथियार था, जिसे मुंह से तोड़कर इसको चलाया जाता था। और यही सिचुएशन थी जो मुस्लिम और हिंदू दोनों के लिए क्या बन जाती है, महत्वपूर्ण बन जाती है विरोध का। तो तात्कालिक कारण ये था, लेकिन तात्कालिक कारण के अलावा बहुत सारे ऐसे कारण होते थे जो इस जो विद्रोह था उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कि इसमें अवध का विलय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे कि इसमें भारतीयों के खिलाफ अंग्रेजों के मन में जो द्वेष था, जो हीन भावना थी, वो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अंग्रेजों का भारतीयों को लेकर जो रवैया रहा है उसके आधार पर बहुत सारे भारतीय यहाँ पर इसके विरोध में थे, अंग्रेजी शासन के विरोध में थे, वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो कारण की जब हम बात करते हैं तो दिसंबर 1856 में पुरानी बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने का निर्णय यहाँ पर लिया गया। इस नई राइफल के ऊपरी भाग को मुंह से काटकर खोलना पड़ता था। बंगाल सेना में ऐसी अफवाह फैलाई गई कि चर्बी वाले कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी जो है लगी हुई है। सैनिकों को यह विश्वास हो गया चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट कर सकता है, और भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम विद्रोह का तात्कालिक कारण ये बन जाता है। तो पहला स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था, ये आपको बताना है अपने कमेंट में, ठीक है। चलिए, तो 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। मंगल पांडे ने एक एजुडेंट पर हमला कर दिया, उनकी हत्या कर दी गई। मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के 6वीं कंपनी के एक सैनिक थे। 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई 1857 से मेरठ में हुआ था। 11 मई 1857 को दिल्ली में सिपाहियों ने मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को सैनिकों का नेतृत्व करने की अपील की। 1857 के संग्राम को प्रतीक कमल और रोटी था, यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। 1857 में की क्रांति में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या अवध प्रांत से थी। लगभग 75,000 सैनिक अवध के थे। हैदराबाद के निजामों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह नहीं किया। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग था, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। आगे बात करते हैं नेतृत्व की। तो 1857 के नेतृत्व जो किया था अलग अलग क्षेत्रों में, वो जरूरी है। प्रमुख केंद्र में बरेली है, जिसे खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने किया था। इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली ने किया था। बिहार में कुंवर सिंह ने किया था। असम में मनीराम दीवान ने किया था। इंदौर में सादत खान ने किया। इसके बाद जब हम बात करते हैं भोपाल की, तो राजा दौलत सिंह ने किया था। कानपुर में कौन थे, तो अजीमुल्ला खां थे, नाना साहब का सलाहकार इनको कहा जाता था। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। फैजाबाद में अहमदुल्ला खान ने किया था। दिल्ली में इसका नेतृत्व बख्त खान ने किया था। अवध में मोहम्मद अहमदुल्ला ने किया था। संभलपुर में सुरेंद्र शाही ने किया था। गंजाम में राधा कृष्ण ने किया था। कश्मीर में गुलाब सिंह ने किया था। अब कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे लोग हैं जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। रानी लक्ष्मीबाई खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये हम पढ़ते बहुत हैं, लेकिन अब हमें इनके बारे में जानना भी चाहिए। वैसे इनके ऊपर एक पिक्चर भी बनी है, बहुत सीरियल बने हैं, लेकिन मणिकर्णिका नाम की एक पिक्चर थी जिसमें अदाकारा के द्वारा बहुत बेहतरीन रोल अपना निभाया गया था। उनमें बताया था कि इनका जन्म बनारस में हुआ है। झांसी के अंतिम मराठा राजा गंगाधर राव की पत्नी थी ये, ठीक है। झांसी में जून 1857 में विद्रोह शुरू हुआ था, जिसे लक्ष्मीबाई ने किया था। अंग्रेज जनरल यूरो से लड़ते हुए 18 जून को इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु में ग्वालियर में हुई और वहीं पर इनकी समाधि है। और यूरोज ने ये बात जरूर अपनाई थी, ये जरूर कहा था कि इतने मर्दों में सिर्फ एक मर्द थी, वो थी रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। लखनऊ में विद्रोह का
प्रारंभ हुआ 23 मई को और जिसका नेतृत्व किसने किया था? हजरत महल जी ने किया था। तात्या टोपे 1814 से लेकर 1859 तक ये रहे थे। 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तात्या टोपे नाना साहब के कमांडर इन चीफ थे। इन्होंने कानपुर में नाना साहब की सहायता की थी। तात्या टोपे ने रानी लक्ष्मीबाई के साथ बुंदेलखंड क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व था। ठीक है, अंत में तात्या टोपे को क्या दी जाती है? फांसी दी जाती है। इनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, याद रखिएगा। मिर्जा गालिब, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का जन्म 1797 आगरा में हुआ था। इन्होंने 1857 को अपनी आंखों से देखा था। यह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। विद्रोह का स्थान और उनका प्रारंभ लखनऊ में 30 मई को हुआ था, झांसी में जून 1857 में, मेरठ में 10 मई को, बैरकपुर में 29 मार्च को। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जो थे विस्कॉन्ट पाल्मस्टन थे, याद रखिए इनका कार्यकाल 1855 से 58 और 59 से 65 रहा था। 1857 की क्रांति के समय लखनऊ में मृत्यु प्राप्त करने वाले ब्रिटिश अधिकारी जनरल नील थे, हैवलॉक थे और लॉरेंस थे। अब बात करते हैं 1857 की क्रांति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की या कथनों की। तो ये एक हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था, ट्रम्प ने कहा था। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? वीडी सावरकर ने कहा था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम, ना राष्ट्रीय, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, ये किसने कहा था? आरसी मजूमदार ने कहा था। ठीक है, बात करते हैं 1857 के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन थे, जिनकी पुस्तक 1857 में थी। ठीक है, 1857 भारतीय शासन के बागडोर कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई थी। इसीलिए आपने सुना होगा 1858 का भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन के ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की। ये घोषणा कैनिंग द्वारा इलाहाबाद में उद्घोषित की गई थी। इस घोषणा के अनुसार भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार पर रोक होगी, लोगों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, भारतीय रजवाड़ों के प्रति विजय और विलय की नीति का परित्याग किया जाएगा। सरकार ने राजाओं को गोद लेने की अनुमति प्रदान की थी। ठीक है, यहाँ पर जब 1858 का ये जो उद्घोषणा होती है, ये एक तरीके से पुरानी शराब की नई बोतल के रूप में इसकी संज्ञा दी जाती है। कहा जाता है कि नई बोतल में पुरानी शराब भर के दे दी है। ठीक उसी तरीके से ये अधिनियम भी आ जाता है, क्योंकि ऐसा कुछ भी इस घोषणा के अंतर्गत नहीं था जो नया हो। ये सारे जो तथ्य थे ये सभी पुराने थे, कुछ भी इसमें नया नहीं था। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं अगले पॉइंट की। अब आते हैं अन्य जन आंदोलन और विद्रोह। तो सबसे पहले नील विद्रोह की बात करते हैं। बंगाल में नील विद्रोह हुआ था 1859 से 60 के बीच में। इसकी शुरुआत होती है पश्चिम बंगाल के नदिया जिले से। दिगंबर और विष्णु के नेतृत्व में वहां के किसान एकजुट हो जाते हैं और नील की खेती करना बंद कर देते हैं। नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी। किसानों ने एकजुट होने के कारण 1860 में नील आयोग का गठन भी किया था। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, असल में होता क्या था कि यूरोपीय में क्या हो रहा था, औद्योगिक क्रांति हो रही थी, औद्योगिक जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था। उस सिचुएशन में यहाँ पर जो नील की खेती की जाती थी उससे इनको फायदा होता था। ये अपना क्या करते थे, नील की खेती करते थे। सभी जितनी भी फसलें होती थी सबको हटाकर नील की खेती करने की यहाँ पर बोला गया था। सब नील की खेती करने लगे। जैसे जैसे वहां पे क्रांति होती है यूरोप में, नील का पेड़ उगा लिया जाता है। नील का जो कलर है वो वहां पर डेवलप कर लिया जाता है और धीरे धीरे यहाँ से नील की खेती के द्वारा जो इन लोगों को फायदा होता था वो क्या होने लगता था, नुकसान में कन्वर्ट होने लगता था। जबकि अंग्रेज क्या चाहते थे, ये चाहते थे कि हम नील की खेती करते रहें और इनको लगातार हम राजस्व भी प्रोवाइड करते रहें। लेकिन जब हमारी जो इनकम थी वो नहीं हो रही थी, जबकि हमको राजस्व देना पड़ रहा था, तो यही एक तरीके से विद्रोह का कारण यहाँ पर बन जाता है। तो नील बागान के जो मालिक थे, अत्याचारों का खुला चित्रण दीन बंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया था। इंपॉर्टेंट है।
तो नील दर्पण में क्या किया गया था, नील की जो विद्रोह हुआ था, नील क्रांति हुई थी, नील बगानों में जो अत्याचार हो रहा था, वो दीन बंधु मित्र ने नील दर्पण अपने नाटक में इसका पूर्ण रूप से चित्रण किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो बात करते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी की। आनंद मठ नाम के प्रसिद्ध पुस्तक इन्होंने लिखी थी, जिसमें सन्यासी विद्रोह पर आधारित थी। वंदे मातरम को आनंद मठ से ही लिया गया है। 1896 में कांग्रेस ने कलकत्ता अधिवेशन में इसको पहली बार गाया था, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं विद्रोह के बारे में, उनके वर्ष के बारे में, क्योंकि इनसे प्रश्न बनता है। तो पावना विद्रोह हुआ था 1873 से 76 के बीच में। दक्कन किसान विद्रोह 75 में हुआ था। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1820 में। 1800 के बाद कोल विद्रोह हुआ था 1861 से 32 में। गंजाम विद्रोह होता है 1800 से 1805। वेल्लोर का सिपाही विद्रोह होता है 1806 में। संथाल विद्रोह होता है 1855 से 56 में। खासी विद्रोह होता है 1829 में। अहोम विद्रोह होता है 1815 में। बिरसा मुंडा विद्रोह होता है 1899 से 1900 के बीच में। ठीक है, हौज विद्रोह होता है 1820 से 21 में। मोपला विद्रोह होता है 1921 में। तेभागा विद्रोह होता है 1946 से 47 में। एका विद्रोह होता है 1922 में। रंपा विद्रोह होता है 1889 से 80। बैरकपुर में विद्रोह होता है 1824 में। वेल्लोर विद्रोह होता है 1856 से 55 से 56 के बीच में। और बहरामपुर विद्रोह होता है 1857 में। अब आ जाते हैं बहावी विद्रोह में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस आंदोलन के प्रवर्तक रायबरेली के सर अहमद बरेलवी थे। ये अरब के अब्दुल बहाव से प्रभावित हुए थे। इस आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था, पटना था। ठीक है, तो ये तो आपको स्पेशली याद रखना है ना। तो पटना के अतिरिक्त हैदराबाद, मद्रास, बंगाल संयुक्त प्रांत में भी इस आंदोलन की शाखाएं क्या थी, स्थापित की गई। कूका कूका विद्रोह ये एक धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ, बाद में इसका परिवर्तन राजनीतिक आंदोलन के रूप में किया गया था। इसकी शुरुआत पंजाब में 1840 के दशक में भगत जवाहर मल द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वास को दूर करना था। फिर आता है पागलपंथी विद्रोह। ये पागलपंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था, वस्तुतः गारो जनजाति से संबंधित था। उत्तरी बंगाल में करम शाह द्वारा ये चलाया गया था। फराजी विद्रोह की बात करते हैं तो फराजी लोग फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। फराजी विद्रोह 1818 से 1862 तक चला। शरीयतुल्लाह के पुत्र दादू मियां इस आंदोलन के क्या थे, नेता थे। ठीक है, आगे चलेंगे, बात करते हैं गडकरी विद्रोह, जो मराठों के द्वारा मराठों के किलों में काम करने वाले वंशानुगत कर्मचारी थे। 1844 में कोल्हापुर में भू राजस्व की मनमानी वसूली, मराठा सेना से उन्हें सेवा मुक्त किए जाने के और उनकी जमीनों पर मामलतदारों की देखरेख के अधीन ये किया गया। विद्रोह में ये आंदोलन किया गया। भील विद्रोह 1813 से 1861 में किया गया। ये विद्रोह कृषि संबंधी कष्ट और अंग्रेजों के अत्याचारी नीतियों के विरुद्ध विद्रोह था। ठीक है, भीलों की आदिम जाति पश्चिमी तट पर खानदेश रहती थी। 1825 में सेवाराम के नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ था। मुंडा विद्रोह क्या है, तो मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा की नेता थे, उनके नेतृत्व में हुआ था। मुंडों की पारंपरिक सामूहिक खेती वाली भूमि व्यवस्था मुंडारी के जमींदारों व्यक्तिगत भूस्वामी वाली भूमि व्यवस्था के परिवर्तन के विरुद्ध में मुंडा विद्रोह की शुरुआत होती है। 1899 से 1900 के बीच हुआ। 3 मार्च 1900 को बिरसा का जामकोपई जंगल में गिरफ्तार कर लिया गया। 9 जून को 1900 को जेल में उनकी मृत्यु होती है। ठीक है, एका विद्रोह की बात करते हैं तो इसका प्रारंभ 1921 से 22 में उत्तर प्रदेश के हरदोई, बहराइच, सीतापुर आदि जिलों में होता है। अवध क्षेत्र में यहाँ पर किया। एका आंदोलन का प्रमुख कारण निर्धारित लगान से 50% अधिक लगान वसूलना था। इसका नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया था। देखो, जब हम बात किसी भी की, ठीक है, जब हम विद्रोह की बात करते हैं तो इसमें 2 पॉइंट हमको पढ़ने होते हैं। कब हुआ था, ठीक है, किसने नेतृत्व किया और इसका उद्देश्य क्या था और कहां हुआ था।
ये 4 ऐसी चीजें हैं जिनको आपको विद्रोह में याद करनी है। इसी से आपके क्या हो जाएंगे, क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएंगे, याद रखना। ठीक है, अब विद्रोह देख लेते हैं। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था 1921 में। कूका विद्रोह पंजाब में हुआ था 1840 में। कोली विद्रोह गुजरात में हुआ था 1857 में। चुआर विद्रोह मध्य प्रदेश में हुआ था 62 से 1802 के बीच में। मुंडा विद्रोह होता है रांची झारखंड में 1899 से 1900 के बीच। कुकी विद्रोह होता है मणिपुर और त्रिपुरा में। पावना विद्रोह बंगाल में होता है। तेभागा आंदोलन 1946 को बंगाल में होता है। ठीक है, अब आज के सेशन में हम यही समाप्त करते हैं। आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास हम कल के सेशन में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद है। 2 सेशन जो है आधुनिक भारत के जा चुके हैं, दोनों सेशन को अच्छे से देखिएगा। उसके बाद आधुनिक भारत में शिक्षा के विकास को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए सेशन से मुझे विदा कीजिए। धन्यवाद।